हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी इस लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुल 4 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के गुण और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टोटल ये 4 टॉपिक्स को बड़े डिटेल से और अच्छे से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश व क्षेत्र, चैप्टर 1। अब देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम में ही दिया गया है विद्युत आवेश व क्षेत्र। अब नाम में सबसे पहले दिया गया है विद्युत आवेश, तो हम यह जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। यहाँ पर हालांकि नाम में सबसे पहले विद्युत है, लेकिन विद्युत को समझने से पहले, करंट को समझने से पहले हमें आवेश को समझना होगा कि आवेश क्या होता है। तो फिर आवेश को समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि करंट क्या होता है। तो देखिए, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, आवेश अब आवेश का कंसेप्ट पता है कहां से आया? आवेश का कंसेप्ट सबसे पहले थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? थेल्स, मिलेटस के निवासी थेल्स। ये लाइन आपके एनसीईआरटी 12th क्लास की फिजिक्स बुक की पहली लाइन है। तो आवेश का कंसेप्ट सबसे पहले थेल्स ने दिया। यानी यूं कह सकते हम कि विद्युत आवेश की खोज का श्रेय थेल्स को दिया जाता है। विद्युत आवेश की खोज का श्रेय थेल्स को दिया जाता है। अब थेल्स ने बताया कि भाई आवेश नाम की कोई चीज़ होती है। तो जब उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन किए गए कि आपने बता तो दिया कि आवेश कोई चीज़ होती है, लेकिन आवेश होता क्या है ये तो बताओ, इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी मैटर के लिए, किसी पदार्थ के लिए, किसी वस्तु के लिए आवेश होता क्या है? इसका एक सीधा सा आंसर है, आवेश कोई कण नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। कई टीचर्स ऐसा बताते हैं कि भी आवेश एक कण है। आवेश कोई कण नहीं है। आवेश किसी कण का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश किसी कण का, वस्तु, पदार्थ, एनीथिंग एल्स, कुछ भी मान सकते हो आप, उसका एक गुण होता है। आवेश क्या होता है? एक गुण होता है। ये पता लग गया कि भाई आवेश एक गुण होता है। तब आवेश को समझने के लिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक से ले लेते हैं। चलिए, आवेश को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिएगा, एग्जांपल में क्या लेते हैं? एक छड़ लेते हैं। देखिए, एक लेते हैं छड़। किसकी? कांच की। हमने एक कांच की छड़ दी। अब कांच की छड़ लेने के बाद इस कांच की छड़ को एक कपड़े से रगड़ा। इस कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ा, और इस कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ने के बाद, इसको कागज के टुकड़ों के पास लेकर गए। कहाँ लेकर गए? कागज के टुकड़ों के पास। तो हमने देखा कि इस कांच की छड़ ने कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया। तो हमने देखा कि इस कांच की छड़ ने कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया। तो यहाँ सर आवेश को समझने के लिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल भी ले सकते हो। आप स्कूल में क्लास में बैठे होंगे, या अपनी पिछली क्लास में, या फिर इसी 12th क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होगा। मैंने तो किया है। अब वो जो एक्सपेरिमेंट है ये है, आपने एक स्केल लिया होगा या पेन लिया होगा, या ले लेना, उसको अपने बालों में ऐसे रगड़ना। बालों में रगड़ने के बाद उसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाना, या फिर अपने ही बालों के पास ऐसे लेके आना।
तो बाल या फिर कागज के टुकड़े उस स्केल के चिपक जाते हैं। तो यही होता है आवेश। जब हमने उसको रगड़ा, जब इस कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ा गया तो इसके ऊपर, इसकी सतह पर आवेश आ गए। ये धनावेश भी हो सकते हैं या ऋणावेश भी हो सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन रगड़ने से पता नहीं लगता। और जब इस कांच की छड़ को कागज के पास लेकर गया तो कागज आकर्षित हुआ, तो या फिर कागज के ऊपर भी धनावेश हो सकते हैं, ऋणावेश हो सकते हैं। अगर कांच की छड़ पर धनावेश होगा तो कागज के ऊपर ऋणावेश होगा, तभी एक दूसरे को आकर्षित किया। यदि कांच की छड़ पर ऋणावेश है तो कागज के ऊपर धनावेश होगा, तभी एक दूसरे को आकर्षित किया। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब सीधी सी बात यहाँ से यह निकलती है कि आवेश किसी पदार्थ, वस्तु, कण का सिर्फ एक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। और आवेश के माध्यम से किसी पदार्थ के, वस्तु के, कण के अध्ययन को सरलता प्रदान हुई। जब थेल्स ने आवेश के बारे में बताया, उसके बाद किसी भी पदार्थ को समझने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसके बारे में अध्ययन को बहुत ही सरल रूप से समझा गया, अध्ययन सरल हो गया। अब ये तो बात हो गई आवेश की कि भाई आवेश एक गुण होता है। उसके बाद अगला टॉपिक, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। देखिए, आवेश के प्रकार। अब आवेश को तो बता दिया थेल्स ने। किसने? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आवेश को समझा दिया। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश होता है धनावेश और आवेश होता है ऋणावेश। इसको प्लस से और इसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये बताया कि देखिए, आवेश के बारे में सबसे पहले बताया थेल्स ने। किसने? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकार के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। उसने बताया कि धनावेश और धनावेश क्या बताया? धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को केवल आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आवेश के बारे में बात। अब इसके आगे करते हैं, आवेश के प्रकार की बात भी होगी। अब इसके आगे करेंगे मैं आवेश के गुण। तो आवेश के कुछ निम्न गुण हैं, और वो जो गुण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट गुण हैं। आवेश के वही गुण हैं, वही है जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। आवेश के गुण। अब क्या होता है, देखिए, आवेश के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। अब महत्वपूर्ण गुणों की लिस्ट वाइज चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर आवेश की। किसकी?
स्थिर आवेश, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो एक जगह पर बैठा है, स्थिर आवेश। जैसे मान लीजिए स्थिर आवेश का मतलब है कि एक आवेश है जो स्थिर है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह पर बैठा है। तो स्थिर आवेश क्या करता है? स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र, स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब दूसरी बात करते हैं, समान गति से या फिर समान गति से गतिशील आवेश, समान गति से गतिशील आवेश, समान गति से गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान गति से चलने वाला आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन त्वरित गति से चलने वाला आवेश, कौन सी गति से? त्वरित गति। त्वरित गति बोले तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। त्वरित गति से चलने वाला आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। लेकिन त्वरित गति से चलने वाला आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अब समझिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक समान वेग से चलने वाला आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक जगह बैठा हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन त्वरित गति से चलने वाला आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। अब देखिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगला गुणधर्म होता है कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। और सेम यही फीचर ऋण आवेश में होता है। और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन धनावेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है। लेकिन धनावेश और ऋण आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। देखिए, समझिएगा, आवेश के कुछ मूल गुणधर्म है, जिनमें से आवेश के गुण, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। एक समान गति से चलने वाला आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। त्वरित गति से चलने वाला आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ऋण आवेश के बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन धनावेश और ऋण आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए, एक अगला गुणधर्म और है, एक गुणधर्म। जैसे मान लीजिए एक धन आवेशित वाली वस्तु और एक समान परिणाम की ऋण आवेशित वाली वस्तु को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो धनावेश और ऋण आवेश का समान परिणाम है और आवेश विपरीत है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और यहाँ पर स्थिति उदासीन हो जाएगी। तो वह दोनों वस्तु के मिलने से, दोनों वस्तु के संपर्क से स्थिति उदासीन हो जाएगी, या फिर यूं कह सकते हो दोनों वस्तुओं के मिलने से अनावेशन उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर कोई आवेश नहीं बचेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो थे आवेश के गुण। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि आवेश की खोज का श्रेय मिलेटस के निवासी थेल्स को दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आवेश के बारे में थेल्स ने ही बताया था। अब सेकंड थिंग ये, अब आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश।
आवेश के प्रकार की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा की गई थी। आवेश के लिए प्रकार के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अब तीसरा है आवेश का गुण। आवेश का गुण यह है कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक समान वेग से गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन त्वरित गति से चलने वाला आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। स्थिर आवेश, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह पर स्थिर है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा? विद्युत क्षेत्र। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गतिशील है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करेगा। इन सिंपल वे आप ये कह सकते हो, त्वरित गति करने वाला चार्ज, त्वरित गति करने वाला चार्ज विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट, धनावेश धनावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है और सेम फीचर ही ऋणावेश ऋणावेश के बीच होता है। और अगर आगे बात करें तो धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण होता है। और एक लास्ट समझने वाला कंसेप्ट ये है, एक धनावेश और एक ऋणावेश की दो वस्तुएं हैं, लेकिन दोनों का परिणाम क्या है? समान है। क्या है? समान है। एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो एक दूसरे के आवेश को बैलेंस कर देती है और उदासीन हो जाती है। यहाँ तक हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, हालांकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, जैसे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे बड़े ही डिटेल्स में। हालांकि यहाँ से कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आवेश के बारे में कुछ नहीं पूछता, बस आवेश के कुछ गुण पूछ सकता है। और अब जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेरण की विधि द्वारा आवेशन। कौन सी विधि? प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो इस प्रेरण विधि द्वारा आवेशन को समझने से पहले मार्कर में इंक डाल लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, प्रेरण विधि के द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण विधि के द्वारा आवेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 गोले लिए, इसको समझने के लिए, यानी कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के नज़दीक लेकर आते हैं, संपर्क में नहीं लाते हैं, केवल नज़दीक लेकर आते हैं। एक आवेशित वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है, तो इस आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में ना लाकर केवल इसके नज़दीक लाएंगे तो ये भी आवेशित हो जाएगी, ये भी आवेशित हो जाएगी। और इसके द्वारा और इस वस्तु के द्वारा हम दूसरी वस्तु को भी आवेशित कर सकते हैं। तो ये जो विधि है ये कहलाती है प्रेरण विधि। क्या कहलाती है? प्रेरण विधि। यानी ऐसे कह सकते हो, एक आवेशित वस्तु को जब दूसरी अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है, एक आवेशित वस्तु को जब दूसरी अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है
तो आवेशित वस्तु के आवेश से प्रेरण विधि द्वारा अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो ये जो विधि है ये प्रेरण विधि कहलाती है। अब प्रेरण विधि को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की बुक्स का। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा इन वीडियो लेक्चर्स में, जो भी डिस्कस होगा वो एनसीईआरटी के सिलेबस पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगा। देखिए, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं दो गोले, मारकर चल जा। लेते हैं दो गोले, एक गोला ए और एक गोला बी, एक गोला ए और एक गोला बी। अब क्या होता है, हमने दो गोले ले लिए, बिल्कुल ले लिए। अब यहाँ पर हमने दो गोले ले लिए। अब क्या हुआ, इस गोले के पास एक कांच की छड़ लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? एक कांच की छड़ लेकर आते हैं, जो क्या है, धनावेशित। क्या है? धनावेशित। क्या है? धनावेशित। प्रारंभ में ये दोनों गोले एक दूसरे की क्या है, संपर्क में है। क्या है? कांटेक्ट में है, यानी एक दूसरे के पास रखे हैं। तो इस धनावेशित छड़ को जब इस गोले के नजदीक लाएंगे तो इसके पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। क्या प्रेरित हो जाएगा? ऋणावेश। तो इसके पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। तो इसके पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके इधर धनावेश प्रेरित हो जाएगा, धनावेश इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ठीक इसके अपोजिट उधर की डायरेक्शन में धनावेश इंड्यूस्ड हो जाएगा, यहाँ पर ऋणावेश इंड्यूस हो जाएगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में धनावेश प्रेरित हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब देखिए, अब क्या होता है, अब हम इन दोनों गोलों के बीच का संपर्क हटा देते हैं। अब हम इन दोनों गोलों के बीच का संपर्क हटा देते हैं। अब इन दोनों गोलों के बीच का संपर्क हटा दिया, और संपर्क हटाने के बाद हमने कांच की छड़ को भी हटा दिया। संपर्क हटाने के बाद कांच की छड़ को भी हटा दिया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस छोर से इस छोर की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज इस छोर से इस छोर की तरफ आ जाएगा, और इसको हटा ही दिया। तो इस तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, कौन सा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा। तो इस प्रकार वस्तु को आवेशित करने की विधि प्रेरण कहलाती है। इस प्रकार किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधि क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। देखिए, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेरण विधि से आवेशन कैसे होता है? प्रेरण विधि से आवेशन इस प्रकार होता है, जबकि एक वस्तु के नजदीक, जब किसी एक वस्तु के नजदीक दूसरी आवेशित, एक अनावेशित वस्तु के नजदीक दूसरी आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं, तो वो जो अनावेशित वस्तु है वो भी प्रेरण के माध्यम से आवेशित हो जाती है, यानी उसके भी पृष्ठ पर विपरीत परिमाण का आवेश आ जाता है। और जब उस वस्तु को दूसरी वस्तु के नजदीक लेके जाते हैं तो उसके जरिए दूसरी वस्तु पर भी उसके विपरीत परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं 4 टॉपिक। एक बार उनको समराइज करता हूं मैं, उन चारों टॉपिक्स को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आवेश। क्या किया था? आवेश। देखिए, आवेश की खोज का श्रेय थेल्स को दिया जाता है। उसका एक्सपेरिमेंट हम पहले बता चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। उसके बाद किए थे आवेश के प्रकार।
आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार के बारे में थेल्स ने बताया था और आवेश के प्रकार के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और ये बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके आगे की जो बात है, उसके आगे की बात ये है, आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब आवेश के कुछ गुण के बारे में भी डिस्कस किया था। आवेश के कुछ गुण ये थे, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान वेग से गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, त्वरित गति से चलता हुआ आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कुछ इस टाइप के गुण थे। उसके बाद पढ़ा हमने प्रेरण। प्रेरण के अंदर क्या होता है? प्रेरण के अंदर यह होता है, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के नजदीक लेकर आते हैं तो प्रेरण विधि के माध्यम से बिना एक दूसरे को छुए दूसरी वस्तु पर भी उसके विपरीत परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है उसके पृष्ठ पर। तो ये विधि होती है प्रेरण विधि। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर कितने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं? 4 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको इस लेक्चर्स के नोट्स चाहिए या इन लेक्चर्स के आने वाले लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ के कोर्स के अंदर एनरोल्ड कर सकते हो और उस एनरोलमेंट में आपको नोट्स, फुल लेंथ नोट्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप और कुछ अन्य टॉपिक है। तो ऐसा मान सकते हो कि आपका जो मेन चैप्टर वो स्टार्ट होता है कूलाम के नियम से। कहाँ से? कूलाम के नियम से। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। तो इस तरह हम 12th फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, एक एक टॉपिक को सेपरेटली पढ़ेंगे, 12th फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।